रिसेंटली महिंद्रा ने अपनी 2 इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करी थी। एक थी BE60 और एक थी XCV90। ये दोनों ही गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती हैं, बहुत ज़्यादा टेक लोडेड हैं और इतनी ज़्यादा पावरफुल है जितनी इंडिया के अंदर शायद कोई और मास मार्केट कार नहीं हो सकती है। ये गाड़ियाँ कुछ ज़्यादा ही प्रॉमिसिंग लगती हैं और इसीलिए जब इनको मीडिया के अंदर अभी रिसेंटली अनवेल किया गया था ना, तो इनको इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी मिली जितनी दूसरी किसी भी इलेक्ट्रिक कार को या इलेक्ट्रिक व्हीकल को नहीं मिली है इंडिया के अंदर आज तक। इन पर बनने वाली हर इंस्टा रील वायरल जा रही थी, हर वीडियो पे भाई दुनिया भर के व्यूज मिल रहे थे, यूट्यूब पे जितनी वीडियो डल रही थी सब पे। और ऐसा क्रेज इलेक्ट्रिक कार्स के लिए मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। ये दोनों ही गाड़ियाँ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिजायरेबल हैं, इसीलिए इन दोनों को पब्लिसिटी भी इतनी ज़्यादा मिली है ईवी होने के बावजूद भी। लेकिन ये दोनों ना कार्स हैं और अभी तक की जो हार्श रियलिटी है ना वो ये है कि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स को आप प्राइमरी व्हीकल के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। और जो लोग कर भी रहे हैं ना वो सिलेक्टिव कुछ लोग हैं जो कर पा रहे हैं, जिनकी नीड इस तरीके की है जो इलेक्ट्रिक कार फुलफिल कर पाती है। वरना ज़्यादातर लोगों की बस की इनको एज अ रेगुलर व्हीकल यूज़ करना नहीं है, क्योंकि जो इंडिया के अंदर इंफ्रा है ना वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। और साथ ही साथ कई लोग हमारे यहाँ पर मोहल्लों में रहते हैं, टाइट गलियों में रहते हैं या फिर ऐसे फ्लैट्स में रहते हैं जहां पर चार्जिंग इंफ्रा सोसाइटी ने प्रोवाइड कराया नहीं है, तो इसीलिए आप घर पे भी चार्ज नहीं कर सकते ज्यादातर कार्स को। तो इसीलिए अभी तक भी ना इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स उतनी ज्यादा मेन स्ट्रीम हो नहीं पा रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर ईवी रेवोल्यूशन पहुंचा नहीं है। इंडिया में भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मेन स्ट्रीम आइस व्हीकल्स की जगह ले रहे हैं और प्रैक्टिकल साबित हो रहे हैं। लेकिन अनलाइक यूएस एंड चाइना जहां पर ये ईवी रेवोल्यूशन कार्स के थ्रू आ रहा है, इंडिया में ये आ रहा है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के थ्रू। यस, इंडिया के अंदर ई रिक्शा से लेकर फैमिली टू व्हीलर्स और कमर्शियल 3 व्हीलर से लेकर इंडिया में बनी सबसे तेज इलेक्ट्रिक बाइक सभी की सभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल साबित होने लगी हैं फॉर इंडियन ऑडियंस। और यही छोटी और कमर्शियल गाड़ियां मिलकर इंडिया के अंदर क्रांति ला रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का और कमर्शियल व्हीकल्स का माहौल तैयार हो रहा है ना, ऐसा शायद किसी और देश में नहीं हो पा रहा है अभी तक। और इसीलिए इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और छोटे कमर्शियल व्हीकल्स इंडिया के ऑटो मार्केट में पकड़ कैसे बना पा रहे हैं। और इसे जानने के लिए हम इस वीडियो के अंदर उन कैलकुलेशंस को समझेंगे जिनके थ्रू ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स किफायती साबित हो पा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चालू करते हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर से। इंडिया के ईवी सीन में जो सेगमेंट सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है और जो इस टाइम सबसे बड़ा भी है वो है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का सेगमेंट। 2019 से 2024 तक के पीरियड में ना जो ग्रोथ इस सेगमेंट ने देखी है वो ग्रोथ किसी भी और सेगमेंट ने नहीं देखी है। फॉर एग्जांपल अगर हम 2019 की बात करें तो इंडिया के अंदर सिर्फ 28,500 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स ही बिके थे। वहीं 2019 के अंदर जो पेट्रोल से चलने वाले टू व्हीलर्स की संख्या थी, मतलब इनकी जो बिकने की संख्या थी वो थी 2,11,00,000 यूनिट्स की। यानी कि उस टाइम पर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पेट्रोल टू व्हीलर्स के मुकाबले बिल्कुल ना के बराबर बिके थे। लेकिन 2024 में यानी कि सिर्फ 5 साल के अंदर ही ईवी टू व्हीलर्स की सेल्स की जो ग्रोथ है ना वो इतनी ज्यादा बढ़ी है जिसका हिसाब लगाना भी मुश्किल है। क्योंकि इस साल यानी कि 2024 में ही 10 लाख यूनिट से भी ज्यादा बिक चुकी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडिया के अंदर। यानी कि सिर्फ 5 सालों में ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। हाँ, अगर हम टोटल टू व्हीलर्स की सेल्स के मुकाबले देखें ना तो ये नंबर फिलहाल बहुत ज्यादा छोटा है, क्योंकि 2024 के अंदर ही 1,75,00,000 टू व्हीलर्स बिके हैं इंडिया के अंदर। तो डेफिनेटली 10 लाख का नंबर 1,75,00,000 के सामने बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन फिर भी जो ग्रोथ है ना वो बहुत ज्यादा बड़ी है पहले के मुकाबले। और इसीलिए हम इस मैसिव ग्रोथ के पीछे के मेजर 3 रीजंस को समझ लेते हैं, जिसमें पहला है परफॉर्मेंस, दूसरा है प्रैक्टिकलिटी और तीसरा है सबसे बड़ा है जो कि वो है TCO यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। बस कुछ ही साल पहले की बात है जब इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के नाम पर ये स्कूटर्स मिला करते थे जिनकी स्पीड बैलगाड़ी से भी कम हुआ करती थी। लेकिन पिछले सिर्फ 3 से 4 साल के अंदर ही ओला, एथर और हीरो TVS जैसे बड़े ब्रांड्स ने ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स निकाले हैं जो कि 80, 90 और 100 किलोमीटर/आवर तक की स्पीड को भी आराम से पार कर सकते हैं, और वो भी बहुत जल्द। वहीं अगर इनके कंपैरिजन में पेट्रोल से चलने वाले 110 सीसी स्कूटर्स की हम बात करें तो उनके लिए 80 की स्पीड तक पहुंचना भी एक बड़ा टास्क होता है। और अगर उस स्पीड में पहुंच भी जाते हैं ना ये, तो उसको मेंटेन करना आसान नहीं होता, क्योंकि एट दैट स्पीड इनकी जो इंजन होते हैं ना वो फुल RPM पे चल रहे होते हैं। यानी कि ये थोड़ा खतरनाक होता है ऐसी स्पीड को लगातार मेंटेन करना है इन स्कूटर्स के ऊपर। लेकिन इसके उलट मार्केट में कई सारे मेड इन इंडिया स्कूटर्स अवेलेबल हैं जो इन स्पीड्स को बहुत ही ज्यादा आराम से अचीव कर लेते हैं, जैसे कि ओला S1 Pro जो कि 120 किलोमीटर तक की टॉप स्पीड तक जा सकता है, एथर का 450 Apex जो कि अपनी 100 किलोमीटर/आवर की टॉप स्पीड पर आराम से पहुंच सकता है, या फिर TVS X जिसकी टॉप स्पीड 105 किलोमीटर/आवर तक की होने वाली है, या फिर एथर रेसा और TVS iQube जैसे फैमिली स्कूटर्स जो कि 80 किलोमीटर/आवर तक की स्पीड पर आराम से पहुंच जाते हैं और वहां पे रह सकते हैं। अच्छा, ये स्कूटर्स तो फास्ट हैं ही, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ईवी रेवोल्यूशन आने के बाद इंडिया का एक कोई ब्रांड ऐसा निकल के आया है जो स्पोर्ट्स बाइक कैटेगरी में भी पहुंच पाया है, और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अल्ट्रा वायलेट की। अल्ट्रा वायलेट F99 वो मोटरसाइकिल है जो कि फास्टेस्ट मेड इन इंडिया मोटरसाइकिल बन चुकी है विद टॉप स्पीड ऑफ 265 किलोमीटर/आवर, और ये मोटरसाइकिल 0 से 100 की रफ्तार सिर्फ 3 सेकंड में पकड़ सकती है। और इतनी ज्यादा तेज चलने वाली मोटरसाइकिल इंडिया के अंदर पहले कभी भी नहीं बनाई गई है।
अच्छा, स्पीड तो एक रीजन है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बढ़ती हुई डिमांड का, लेकिन इसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन है प्रैक्टिकलिटी। जैसे पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की स्पीड बहुत कम हुआ करती थी, वैसे इनकी रेंज भी बहुत कम हुआ करती थी। ये छोटे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मैक्स टू मैक्स 30 से 35 या फिर 40 किलोमीटर तक का ही सफर करवा पाते थे एक चार्ज के अंदर, जिसकी वजह से इनको मेन स्ट्रीम कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब मार्केट में आने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आम कंज्यूमर्स की भी डेली नीड से बहुत ज्यादा रेंज निकाल के दे पाते हैं। जैसे कि एथर का जो रिश्ता है वो एक चार्ज में 160 किलोमीटर तक जा सकता है। इनका 450 एपेक्स 157 किलोमीटर तक जा सकता है। ओला के साथ आप 195 किलोमीटर तक जा सकते हो, उनका क्लेम ये है। हीरो का जो वीडा है वो 143 किलोमीटर तक की रेंज क्लेम करता है और टीवीएस iQube के साथ 150 किलोमीटर तक की रेंज क्लेम की जाती है। ये सब बड़े ब्रांड्स अच्छी रेंज प्रोवाइड करवा रहे हैं एक्सेप्ट वन, और वो है होंडा। होंडा ने रिसेंटली अपना होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है जो सिर्फ 102 किलोमीटर की बड़ी थकेली सी रेंज देता है, जो कि बाकी ब्रांड्स के स्कूटर्स के मुकाबले बहुत कम दिखाई देती है। हाँ, ये एक डेली ऑफिस गोइंग कम्यूटर के लिए इनफ है, लेकिन इंडिया के अंदर ज्यादातर लोग सिर्फ एक ही व्हीकल को ओन कर सकते हैं और ऐसे में वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं थोड़ा दूर तक ट्रेवल कर पाने की, और इसीलिए ज्यादातर टू व्हीलर ब्रांड्स अपने स्कूटर्स के अंदर 3 से 4 किलोवाट आवर तक का बैटरी पैक देते हैं ताकि उनके स्कूटर्स एक लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएं, साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी डिसेंट दे पाएं। लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब ये ईवीज में लगने वाली लिथियम आयन बैटरीज नहीं होती हैं तब इनकी रेंज और परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है ना, इनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा खराब हो जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा आपके फोन के साथ होता है। मैं खुद आईफोन यूज करता हूँ जिसकी बैटरी हेल्थ पिछले 2 साल के अंदर 87% पर आ चुकी है, यानी कि अब मुझे अपने फोन को चलाते रहने के लिए ज्यादा फ्रीक्वेंटली चार्ज करना पड़ता है। एंड सेम ऐसा ही कुछ ईवीज के साथ भी होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पुराने होने के साथ साथ उनकी बैटरी कैपेसिटी कम होने लगती है, वैसे वैसे ही उनकी जो रेंज है वो भी कम होने लगती है। और सिर्फ रेंज ही नहीं, अगर बैटरी की हेल्थ ज्यादा गिर जाए ना तो आपकी ईवी की टॉप स्पीड, एक्सेलरेशन और यहाँ तक की ग्रेडेबिलिटी भी बहुत ज्यादा गिर सकती है, यानी कि गाड़ी की चढ़ाई चढ़ने की क्षमता वो भी गिर सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैटरी का BMS यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम करंट की रैशनिंग करने लगता है ताकि कम बैटरी कैपेसिटी के साथ भी वो आपको थोड़ी अच्छी रेंज निकाल कर दे सके, जो कि तब भी हो नहीं पाता है। यानी कि बैटरी कैपेसिटी कम होने के साथ बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स आती है आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, जो कि कई सारे इलेक्ट्रिक ब्रांड्स के व्हीकल्स की बैटरी के साथ होता भी है। वो ठीक ठाक डिप्लीट हो भी जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और इसमें सबसे ऊपर आते हैं खराब क्वालिटी के चाइनीज व्हीकल्स और उनकी बैटरीज। और फिर जब ऐसा होता है तो फिर ईवी ओनर को इस डिप्लीटेड बैटरी के साथ हमेशा जीना पड़ता है, क्योंकि इन बैटरीज की जो कॉस्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक 3 से 4 किलोवाट आवर तक के बैटरी पैक की कॉस्ट 80,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक जा सकती है, यानी कि आपके स्कूटर की कॉस्ट की हाफ या उससे भी ज्यादा। सच में बहुत ज्यादा प्राइस है, लेकिन फिर भी ब्रांड्स क्या करते हैं, वो आपको सिर्फ 2 से 3 साल तक की वारंटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि सिर्फ उतने टाइम तक की जितने में अक्सर आपकी बैटरी को ज्यादा नुकसान होता भी नहीं है। और ऐसे में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंज्यूमर की जेब पे खर्चा आना ही है। लेकिन इसी बात को ध्यान में रखते हुए एथर लेकर आए हैं अपनी 870 वारंटी, यानी कि अगर ओनरशिप के पहले 8 सालों में या पहले 80,000 किलोमीटर के अंदर एथर के किसी भी स्कूटर की बैटरी 70% से नीचे जाती है ना, तो ओनर को पूरा का पूरा फायदा मिलेगा अपनी वारंटी का। और फिर चाहे किसी भी तरीके का डिफेक्ट या फिर फेलियर हो, आपको 100% कवरेज मिलेगा अंडर द वारंटी। इस सब के अलावा एथर आइडल स्टेट एश्योरेंस भी दे रहे हैं, यानी कि जब आप एक लंबे समय तक अपनी बैटरी को चार्ज नहीं करते हैं तो वो एक डीप डिस्चार्ज के अंदर चली जाती है, जिससे उसको वापस लाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, एंड इन सम केसेस बैटरी को रिवाइव नहीं किया जा सकता है। तो इसी के लिए एथर ने एक ऐसी टेक डेवलप करी है जिसकी वजह से एट फर्स्ट प्लेस ऐसा होता नहीं है, और अगर बाई चांस ऐसा हो भी जाए तो योर बैटरी इज 100% कवर्ड अंडर द वारंटी। एथर अपनी बैटरीज को लेकर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए हैं क्योंकि 2018 के अंदर उन्होंने जो स्कूटर्स बेचे थे उनकी बैटरी आज तक भी 90% कैपेसिटी पे चल रही है, और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी बैटरीज की R&D पर बहुत ही ज्यादा काम करा है। इसके अलावा जो एथर की बैटरीज होती है ना, वो भी बहुत ज्यादा मजबूत होती है। वो इंडियन नॉर्म से भी आगे ले आकर अपनी बैटरी को टेस्ट करते हैं, जैसे कि बैटरी के अंदर 100 mm तक की कील गाड़ देना, 3 घंटे तक बैटरी को बेक करना, ऐसी चीजें वो करते हैं जिससे ये प्रूव होता है कि उनकी बैटरीज का इजीली डैमेज होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से मुझे ये लगता है कि एथर एक बहुत ही ज्यादा सेफ चॉइस बन जाता है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बायर्स के लिए। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की इंडिया के अंदर इस सडन डिमांड ग्रोथ का थर्ड सबसे बड़ा रीजन है पेट्रोल टू व्हीलर्स के मुकाबले इनका TCO का कम होना, यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का कम होना। भारत के अंदर टू व्हीलर्स को लेने का सबसे पहला रीजन अफोर्डेबिलिटी ही है, फिर वो चाहे इनका प्राइस हो या फिर रनिंग कॉस्ट। अफोर्डेबिलिटी ही मासेस के बीच में इनको पॉपुलर बनाती है। ऐसे में अगर पेट्रोल टू व्हीलर से भी ज्यादा अफोर्डेबल अगर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर साबित हो जाएंगे तो डेफिनेटली लोग उनकी तरफ जाएंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन एट फर्स्ट ग्लांस ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होते हैं ना, इनके प्राइस कंपटीशन वाले पेट्रोल स्कूटर से काफी ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 110 सीसी वाला पेट्रोल स्कूटर 90,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक में मिल जाएगा, लेकिन वहीं पर एक 3.7 किलोवाट आवर की बैटरी पैक वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको 1.5 लाख से लेकर 1,75,000 रुपए तक का मिलेगा। तो इनिशियल प्राइस तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का, लेकिन अगर हम पूरी ओनरशिप कॉस्ट निकालें तो ये जो इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स है ना, ये काफी ज्यादा सस्ते पड़ते हैं। तो चलो इसको ना हम एक कंपैरिजन से समझ लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हैं और एक सिमिलर सी परफॉर्मेंस वाला पेट्रोल स्कूटर। मान लो अगर किसी का डेली कम्यूट 30 किलोमीटर तक का है और इलेक्ट्रिसिटी की पर यूनिट कॉस्ट आती है 10 रुपए के आसपास, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक स्कूटर को एक महीने चलाने का जो खर्च आएगा वो 450 रुपए के आसपास आएगा सिर्फ। वहीं इसकी जो ईयरली कॉस्ट आएगी वो आएगी 5400 रुपए के आसपास, और इसमें अगर हम 2000 रुपए पर ईयर का मेंटेनेंस भी जोड़ दें तो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की सालाना जो कॉस्ट होगी चलाने की वो सिर्फ 7400 रुपये होगी, 7400 रुपीज़। वहीं अगर हम इसे पेट्रोल वाले स्कूटर से कंपेयर करें तो मान के चलते हैं कि जो पेट्रोल का प्राइस है वो 100 रुपये है। अगर हम पूरे देश का एक एवरेज निकालें तो इतना आ जाना चाहिए। तो उस हिसाब से एक पेट्रोल स्कूटर को एक महीना चलाने का जो खर्च आएगा वो आएगा 1800 रुपये के आसपास। वही 30 किलोमीटर के आसपास मैं बता रहा हूँ अगर वो चलाते हो तो। और इसके अंदर मैं ये लेके चल रहा हूँ कि जो पेट्रोल वाला स्कूटर है वो आपको 50 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे रहा है, वही 110 सीसी वाला स्कूटर। तो इस कैलकुलेशन से पेट्रोल स्कूटर को चलाने का जो सालाना खर्च आएगा ना वो आएगा 21,600 रुपये का। इसमें आप मेंटेनेंस कॉस्ट भी 2000 रुपये की जोड़ लो, जो कि बहुत कम जोड़ रहा हूँ मैं, साल में इससे ज्यादा ही हो जाती है खर्च पेट्रोल स्कूटर के ऊपर। तो जो सालाना कॉस्ट आएगी एक पेट्रोल स्कूटर को चलाने की वो आएगी 23,600 रुपए के आसपास। यानी कि अगर आप एक ईवी ओन करते हैं तो आपके साल में 16,200 रुपए के आसपास बच जाएंगे, जो कि एक बड़ा नंबर है। अब ये तो मैंने 30 किलोमीटर पर डे के हिसाब से सेविंग्स बताई है। अगर आप ज्यादा गाड़ी चलाओगे, मतलब अगर आप ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाओगे तो सेविंग्स लगातार बढ़ती ही जाएंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ यही है, आप जितना ज्यादा इनको चलाओ ना ये उतनी ज्यादा सेविंग्स करवा के देते हैं पेट्रोल गाड़ियों के मुकाबले। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की सेविंग्स डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, लेकिन ईवी के साथ एक हिडन कॉस्ट आती है जो कि इस सेविंग्स को बहुत ज़्यादा कम कर देती है, यानी कि बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था कि एक ई स्कूटर की बैटरी की कॉस्ट 80,000 रुपए के आसपास हो सकती है। और ऐसे में हो सकता है कि आपको अगले 9 से 10 साल बाद अपनी बैटरी बदलवाने के लिए 80,000 रुपए खर्च करने पड़े। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली पेट्रोल स्कूटर के मुकाबले जो आपकी सेविंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। सेविंग्स तो तब भी होंगी लेकिन बहुत ज़्यादा कम होगी। लेकिन अगर बाकी ब्रांड्स भी एथर की तरह डिपेंडेबल बैटरीज बनाने लग जाएं जिनको आप लंबे समय तक चला सको, तो मेरे ख्याल में ये जो सेविंग्स है ना वो लाखों में पहुंच जाएंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स है ना ये और भी ज्यादा लुक्रेटिव ऑप्शन बन जाएंगे बिटवीन द मासेस। और मेरे ख्याल में ये फ्यूचर में होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन अभी इस वक्त जिस सेगमेंट के अंदर ईवी सबसे ज्यादा लुक्रेटिव साबित हो रही है वो है छोटे कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट। फिर चाहे गिग वर्क करने के लिए इस तरीके के छोटे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हो, या फिर बड़ा कार्गो ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस तरीके के इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स और छोटे पिकअप ट्रक्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर स्टॉक बहुत ज्यादा अच्छा रहती है। इसकी वजह से भारी सामान के साथ गाड़ी को चलाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। वहीं कंपटीशन में आने वाले छोटे पिकअप ट्रक्स और छोटे थ्री व्हीलर जो होते हैं उनकी जो इंजन की कैपेसिटी होती है बहुत ज्यादा कम होती है ताकि फ्यूल सेविंग हो सके। लेकिन छोटी कैपेसिटी की वजह से इन तरीके के थ्री व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स का चढ़ाई पे चढ़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। खासकर मैं यहाँ पर 200 से 300 सीसी वाले कार्गो थ्री व्हीलर्स की बात कर रहा हूँ। जैसे कि इसको हम यहाँ पर ना कंपैरिजन से समझ लेते हैं। ये जो बजाज के सीएनजी वाले कार्गो थ्री व्हीलर्स होते हैं ना, इनके अंदर 18% तक की ग्रेडेबिलिटी मिलती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्टीप चढ़ाई नहीं चढ़ पाते हैं। वहीं इसके कंपटीशन में जो बजाज का ही इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर है ना कार्गो वाला, उसके अंदर 29% तक की ग्रेडेबिलिटी मिलती है, यानी कि ये स्टीप चढ़ाई पर बहुत ज्यादा आसानी से चढ़ सकता है और बहुत ज्यादा सामान लेकर चढ़ सकता है एक सीएनजी वाले थ्री व्हीलर के मुकाबले। इसके अलावा ये सिटी के अंदर चलाने लायक रेंज भी दे देते हैं ठीक ठाक। जैसे कि जो बजाज का एक्सेल मैक्सिमा कार्गो ई टेक थ्री व्हीलर है उसके अंदर 149 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है, जो कि इनफ है अगर आप दिल्ली एनसीआर जैसे साइज के शहरों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करना चाहते हैं सामान की। तो डेफिनेटली छोटे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के काफी ज्यादा फायदे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये परफेक्ट है। चार्जिंग में लगने वाला टाइम और घर में चार्ज ना कर पाने की समस्या इनके साथ भी है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक कार्स। ठीक है, साथ ही साथ ये सिर्फ 150 से 200 किलोमीटर तक की कमिटेड रेंज के साथ आते हैं, जो कि मतलब कमिट करी है कंपनी ने। ये हो सकता है और भी कम चले जब सामान वगैरह लोड हो, तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत वाली बात है। इसकी वजह से आप इंटरसिटी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नहीं कर सकते। और तीसरी बड़ी दिक्कत इनका प्राइस भी है। जैसे कि पियाजियो का जो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर है ना वो 4,22,000 रुपए का आता है, वहीं पियाजियो का जो सीएनजी थ्री व्हीलर है वो 2.5 लाख रुपए तक का पड़ता है। तो डेफिनेटली जो प्राइस का डिफरेंस है वो ज्यादा है, लेकिन फिर भी इस प्राइस के डिफरेंस के बावजूद भी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है सेविंग्स, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाले स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स अच्छी खासी करवा के दे देते हैं। चलो इसको ना हम एक सिंपल कैलकुलेशन से समझ लेते हैं। पियाजियो का एप एक्स्ट्रा एलडीएक्स सीएनजी थ्री व्हीलर 2,48,000 रुपए का पड़ता है और इसके अंदर एक 230 सीसी का सीएनजी वाला इंजन मिलता है। वहीं इनका जो थोड़ा सा बड़ा एप ई एक्स्ट्रा एफएक्स मैक्स थ्री व्हीलर है ना वो 4,22,000 रुपए का पड़ता है और वो थ्री व्हीलर चलता है बिजली से। पियाजियो अपने सीएनजी वाले थ्री व्हीलर पे 36 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज क्लेम करती है, यानी कि 1 किलोग्राम गैस में ये 36 किलोमीटर तक जा सकता है। अब मान लो सामान वामान लोड करके आपको ये 28 किलोमीटर तक की माइलेज भी दे देता है, हम मान के चलते हैं इतनी। और मान लो कमर्शियल व्हीकल ओनर अपने थ्री व्हीलर को 75,000 किलोमीटर चला देता है साल के अंदर, जो कि काफी डुएबल है। और मान लेते हैं कि जो गैस की कॉस्ट पड़ती है वो 75 रुपीज किलोग्राम की पड़ती है, जो कि दिल्ली में है इस टाइम।
तो अगर हम इन सारे मैट्रिक्स को जोड़ें तो जो सीएनजी थ्री व्हीलर को चलाने की सालाना कॉस्ट आएगी ना, वो होगी लगभग 2 लाख रुपए से थोड़ी सी ज़्यादा। वहीं अगर हम इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर को चलाने की कॉस्ट 1.6 रुपीज़ पर किलोमीटर की मान के चलें और इस इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर को भी लगभग 75,000 किलोमीटर चलाया जाए एक साल के अंदर, तो इस थ्री व्हीलर को चलाने की जो कॉस्ट पड़ेगी वो आएगी 1,20,000 रुपए के आसपास। यानी कि इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर चलाने वाले की जो सेविंग्स होंगी वो सीएनजी थ्री व्हीलर चलाने वाले के मुकाबले 80,000 रुपए ज़्यादा होंगी। यानी कि इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर चलाने वाले बंदे ने अपने थ्री व्हीलर को खरीदने के लिए जो 1,74,000 रुपए फालतू दिए थे ना, वो उसको 2 साल से 2.5 साल के अंदर ही कवर कर लेगा अगर वो हर साल 75,000 किलोमीटर तक चलाता है, जो कि डेफिनेटली डूएबल है एक कमर्शियल व्हीकल के लिए। और मान लो अगर 75,000 नहीं 50,000 किलोमीटर भी चलाता है तो वो 3 साल के अंदर कवर अप कर लेगा, जो कि अगेन कमर्शियल व्हीकल के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है हर साल चलाना। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल में लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी सेविंग्स होती हैं और बिजनेस ओनर्स के लिए ये एक प्रॉफिट के तौर पे रिफ्लेक्ट करती है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग बोल सकते हो कि जब 8 से 10 साल बाद ईवी की बैटरी बदलनी पड़ेगी तो क्या होगा, या जब इन गाड़ियों को बेचना पड़ेगा तो इनकी तो रीसेल वैल्यू बिल्कुल भी नहीं मिलती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो कमर्शियल व्हीकल में तो बिल्कुल और कम मिलेगी, तो उसका क्या होगा। तो देखो, अगर हम रीसेल की बात करें कमर्शियल व्हीकल के पर्सपेक्टिव में, तो एंड ऑफ द लाइफ में ना सारे के सारे कमर्शियल व्हीकल कबाड़ में ही धुलते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द लाइफ साइकिल में कमर्शियल व्हीकल्स की जो रिलायबिलिटी होती है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती है बहुत ज़्यादा चलाए जाने की वजह से, तो वैसे भी इनको स्क्रैप ही होना पड़ता है। और रही बात बैटरीज की, तो मेरे हिसाब से कुछ टाइम और जा रहा है जब बैटरीज की जो रिलायबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, जैसे कि एथर क्लेम करती है, और फिर शायद से बहुत लंबे समय तक बैटरीज बदलने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो मेरे ख्याल में अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि एक इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित होता है एक बिजनेस ओनर के लिए। एंड नॉट ओनली थ्री व्हीलर्स, बल्कि छोटे हाथी से लेकर इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाले छोटे छोटे स्कूटर्स भी सभी बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा काम के साबित हो रहे हैं। और इसीलिए आजकल इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाले कमर्शियल व्हीकल की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, फिर वो चाहे ई रिक्शा हो या फिर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। तो यही थी हमारी आज की वीडियो इंडिया के अंदर ईवी ग्रोथ के बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स के अंदर अपने विचार जरूर छोड़िए इन छोटे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। थैंक यू।